देखिए अभी स्टार्ट ही किया है मैंने आकांक्षा ना, अभी जस्ट स्टार्ट किया है मैंने, बस नाम ही लिखा है कि ये क्री डू चैट सिंड्रोम जो है ये मैं आपको समझाने जा रही हूँ, ठीक है। तो इसकी खासियत क्या है कि इसमें जो बच्चे के रोने की आवाज होती है वो एबनॉर्मल होती है। एबनॉर्मल का मतलब जैसे जब वो रोना स्टार्ट करेगा ना तो आपको बहुत इरिटेशन होगी, वो उसके रोने से बहुत हाई पिच्ड वॉल्यूम जो है, वॉइस जो है वो आपको सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो काफी इरिटेटिंग होता है, ठीक है। बट मैं वो सब यहाँ पे डिस्कशन, ये तो सिंड्रोम की तरह है छोटा सा, वो आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें क्रोमोसोम नंबर 5 अफेक्टेड होता है। कौन सा क्रोमोसोम नंबर 5 अफेक्टेड होता है, ठीक है। पहला पॉइंट तो यहीं से स्टार्ट कीजिए, इसको कैट्स क्राई भी बोला जाता है। देखिएगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगा जरूर। चलिए मेरे साथ साथ लिखिए, क्री डू चैट syndrome, क्री डू चैट syndrome is also known as is। अब आपको ऑप्शन दिख जाएगा, खोजिए जाके, क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंड्रोम इज नोन एज कैट्स क्राई। अब ऐसे ऐसे चाइनीज टाइप से सुनाई देने वाले 3-4 आपको वहां पे सिंड्रोम लिख दिए जाएंगे, तो बच्चा तो कंफ्यूज करेगा ही करेगा, है ना। बहुत छोटी छोटी जो बातें हैं, जो बेसिक आप क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए, उतना ही बताऊंगी, ज्यादा नहीं बताऊंगी, ठीक है। इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, तो याद रख लीजिए, कैट्स क्राई बोलते हैं हम लोग उसको। क्या बोलते हैं? कैट्स क्राई। अच्छा, ब्लू की बजाय येलो ही आ रहा, अच्छा लगता है इसने कलर चेंज करना बंद कर दिया। कैट्स क्राई, पोस्ट्रॉफी एस आएगा यहाँ पे, मैं देख रही हूँ होता है या नहीं, छोड़िए, आप लोग कर लीजिएगा यहाँ पे पोस्ट्रॉफी एस, कैट्स क्राई, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, होता क्या है इसमें, मेन क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट हैपेंस इन दिस टाइप ऑफ सिंड्रोम, ठीक है। ये कैसे क्लियर होगा कि ये एक, इट इज अ काइंड ऑफ, इट इज अ काइंड ऑफ chromosomal condition, it is a kind of chromosomal condition। क्या होता है इसमें, in which, या that results in, that results when a piece of, when a piece of, किसका पीस, क्रोमोसोम नंबर 5, ये क्वेश्चन है। when a piece of chromosome 5, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ये जो मैंने यहाँ पे क्रोमोसोम 5 मेंशन करा है, ये क्या हो गया, इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन, इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन, विच जेनेटिक डिसऑर्डर या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इज आल्सो रेफर्ड एज कैट्स क्राई, तो क्री डू चैट सिंड्रोम पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, विच क्रोमोसोम इज अफेक्टेड इन द केस ऑफ क्री डू चैट सिंड्रोम, ठीक है। तो वहां पे आपको आंसर क्या लिखना है, क्रोमोसोम नंबर 5, ठीक है। when a piece of chromosome 5 is missing, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा ही उड़ जाएगा, थोड़ा सा पोर्शन क्या होता है वहां पे गायब हो जाता है। इन्हीं सब को चेक करने के लिए एमनियोसेंटेसिस आया है। कोई बताएगा आप में से क्या होता है एमनियोसेंटेसिस, कोई भी स्टूडेंट बताइए मुझे, उधर से बताना स्टार्ट कीजिए। मैम जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ना, उसका कुछ पार्ट लेकर के उसको हम लोग क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे इंडिया में क्या करते हैं, एक ही यूज करते हैं, इसका पता लगाते हैं मेल है फीमेल है ना। जबकि आया था ये सारे डिफेक्ट्स को पता करने के लिए, और इसी के लिए बना भी है ना। चलिए
आगे बढ़ते हैं। ये 2 पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब क्या होता है इसमें देखिए, इसमें इन्फेंट्स जो मतलब तुरंत के जन्मे हुए जो बच्चे होते हैं, बड़े होने के बाद तो ऐसा नहीं है कि वो वैसे ही मतलब रोते रहेंगे, लेकिन बहुत सारे उसमें और भी डिफेक्ट्स आते हैं। ठीक है, पहले इन्फेंट्स की बात कर लेते हैं। इन्फेंट्स with this condition, infants with this condition, with this condition, ठीक है, क्या होगा उनका? often have a high pitched का क्या मतलब है? जैसे कोई चिल्लाता है तो वॉइस का जो पिच क्या होता है उसमें हाई हो जाता है। जैसे कि लेडीज जो होती हैं उनके वॉइस की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो ज्यादा होती है, मेल्स की कम होती है ना। तो अगर चिल्लाने वॉइस पूछा जाए तो मेल अगर चिल्लाएं तो वो टॉलरेट हो जाएगा, बट अगर कोई लेडीज चिल्लाना स्टार्ट करे तो ऐसा लगेगा आपके कान में पेन स्टार्ट हो जाएगा। हाई पिच्ड वॉइस मतलब समझते हैं, है ना। तो बच्चे में क्या होता है? हाई पिच्ड हाई पिच्ड क्राई that sounds like that sounds like ऐसा लगता है जैसे बिल्ली ही रो रही है, इसकी वजह से इसका नाम भी ऐसा पड़ा है ना। that sounds like that of a cat, that of a cat। ठीक है, कितना आसान है ना। अब इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आपके लिए बनाए जा सकते हैं, है ना। चलिए एक बार मैं फिर से देख लूं कौन कौन से स्टूडेंट कनेक्टेड हैं। यही होता है ना कि इसमें हम बार बार फ्रिक्वेंटली देख नहीं सकते कौन कौन सा बच्चा कनेक्टेड है। सलमान लीव कर गया, और वीना, रोशनी, प्रेरणा, कश्यप, जागृति, आयुषी, अरुणिमा, अनुप्रिया, आलिया, आशा, आकांक्षा। चलिए जो बच्चे रेगुलर हैं वो तो मेरा 5 मिनट भी मिस नहीं करते, अच्छी बात है। किसी का नेटवर्क अगर 30 सेकंड के लिए भी गायब हो जाए तो आप लोग परेशान हो जाते हैं कि पता क्या बता दिया मैंने उतनी देर में, है ना। अच्छी बात है, कॉन्शियसनेस होनी भी चाहिए। चलिए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब इसको हम लोग देखना स्टार्ट। तो आपके पास जो कीवर्ड्स है, आपके पास जो क्या है यहाँ पे कीवर्ड्स है, ठीक है। तो कीवर्ड के तौर पे आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है क्रोमोसोम 5, क्या लिखा है मैंने? क्रोमोसोम नंबर 5। विच क्रोमोसोम इज अफेक्टेड? क्वेश्चन पूछ लिया आपसे नीट के एग्जाम में, ढूंढिए जाके मिल जाएगा, जरूर मिलेगा आपको, है ना। क्रोमोसोम नंबर 5, क्रोमोसोम नंबर 11, क्रोमोसोम नंबर 16, 11, 16, 21, ये सब बच्चों ने पढ़ा है, तो आप कंफ्यूज होते रहिए वहां पे बैठ के। तो ये वहां पे पूछा जाता है ठीक है। अब ये क्या है, इसको कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करने का काम करते हैं? क्या इसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर करता है? नहीं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर नहीं है, जीन के थ्रू आया है। जब कोई बच्चा अपने पेरेंट्स के मतलब अपनी मदर के वॉर्म में था उस वक्त इसको चेक किया जा सकता था, अर्ली प्रेगनेंसी में तो दिख जाता। अगर डिटेल्ड स्टडी क्रोमोसोमल पैटर्न की जाएगी तो नहीं दिखेगा उसको कि क्रोमोसोम नंबर 5 में कोई ना कोई डिफेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे अब ऐसा नहीं है कि अब आप एक क्वेश्चन पूछेंगे मेरे से, बोलेंगे कि मैडम ठीक है चलिए कोई बात नहीं, मतलब उसके हाई पिच्ड वॉइस है। एक क्वेश्चन ऐसा भी तो आ सकता है ना आपके दिमाग में कि ठीक है वो जब रोता है तो उसके वॉइस की जो मतलब फ्रीक्वेंसी है बहुत हाई है, हाई पिच्ड वॉइस है, थोड़ा वो एबनॉर्मल टाइप से क्राइम करता है, बट क्या दिक्कत है इससे, है ना। ये भी तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दिक्कत ये है वो ऐसा नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हैं, उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, द डिसऑर्डर, लो वेट होगा, है ना। थोड़ी नॉर्मलिटी बॉडी में भी बड़े होने के बाद दिखनी स्टार्ट हो जाती है। द डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेलेक्चुअल
इंटेलेक्चुअल मतलब समझ रहे हैं, उसके जो सोचने समझने और रिस्पॉन्ड करने की जो क्षमता है वो आपके जैसी नहीं होगी, वो एबनॉर्मल होगा, तो उसी को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। एंड डिलेड डेवलपमेंट, क्या होगा? डेवलपमेंट का जो रेट है बॉडी डेवलपमेंट का वो कम होगा। डिलेड डेवलपमेंट, ये सब गुण मतलब अवगुण जो है, गुण नहीं है, है ना। डिलेड डेवलपमेंट, ये सब जो है डिमेरिट्स, ये आपको ऐसे बच्चे में देखने को मिलेंगे। स्मॉल हेड साइज, स्मॉल हेड साइज, ठीक है। हेड का साइज कैसा होगा? उसका स्मॉल होगा। इसके लिए एक टर्म है, इसके लिए बायो में, मेडिकल वर्ल्ड में, मेडिकल फील्ड में एक टर्म है, ठीक है। इस टर्म को ये मतलब काम नहीं कर रहा, डिफरेंट कलर सिलेक्शन आप लोग हालांकि कर लीजिएगा। इसके लिए एक टर्म क्या है, इसको माइक्रोसिफेली बोलते हैं। MICRO, माइक्रो मतलब छोटा, और सिफेलो जो है वो ब्रेन के लिए यूज किया जाता है, पता है ना आपको, ब्रेन फॉर्मेशन, सिफलाइजेशन। तो ये क्या हो गया यहाँ पे? माइक्रोसिफेली हो गया। CEPHALY, इट्स माइक्रोसिफेली। देखिए कितनी चीजें आप सीख रहे हैं, है ना। इसको बाय द टर्म माइक्रोसिफेली, स्मॉल हेड साइज के लिए कंडीशन, मतलब आपका जो हेड का साइज है वैसा नहीं होता, इस बच्चे का जो हेड साइज है वो क्या होता है? छोटा होता है ना। बहुत आसानी से, बहुत साधारण तरीके से आपके अपने बैच के, आपके अपने साथ के जो बच्चे हैं, आप उनसे बहुत मतलब अपर चीजें जो है बहुत सिंपली सीख रहे हैं। कोई आजू बाजू में, इधर आसपास में कोई ऐसा बच्चा हो जो 12th में आपके साथ हो, मतलब पैरेलली पढ़ाई कर रहा हो, तो कभी कंबाइंड स्टडी करके चेक करना स्टार्ट कीजिए कि उसको कितना आता है, आपको कितना आता है। आप में से करता है कोई बच्चा? यस जैसे होता मैम। है ना कि हाँ, तो करते हैं डिस्कशन। यस मैम। जैसे किसके साथ? कोई भी एग्जांपल दीजिए मुझे। मैम जैसे कि जो मेरी फ्रेंड थी वो भी कर रही है, वो आकाश से कर रही है, तो उसका बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर था ना, तो उसने बोला था मैंने तो सारे स्ट्रक्चर्स रटे हैं, सारे वो मतलब हाँ करके रटे हैं। तो मैंने बोला मैंने समझे हैं, हाँ। तो बस उसी चैप्टर का अच्छा, डिस्कशन किया था हमने। नहीं, और क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लिया कीजिए, है ना। उससे होता है ना कि आपको पता चल जाएगा, आपके दिमाग से ना ये शक निकल जाएगा कि जरूरी नहीं है कि आप 4-5 लाख पे कीजिए तभी आप अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं, है ना। ये शक भी निकल जाता है बच्चों के दिमाग से। अब देखिए क्या होगा, हेड का साइज छोटा होगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइक्रोसिफेली? इट इज अ कंडीशन इन विच हेड साइज इज रिड्यूस्ड, ठीक है, जहाँ पे हेड का साइज क्या होता है? रिड्यूस्ड हो जाता है। बहुत सारे ऑप्शन इसके बनाए जा सकते हैं। उस बच्चे का वेट जो है वो कम होगा, है ना। नॉर्मल बच्चों जितना नहीं होगा, उसका वेट क्या होगा? कम होगा, ठीक है। एक और स्टूडेंट ने अभी यस मैम बोला था, दूसरी कौन सी स्टूडेंट है? यस मैम, कश्यप। हाँ कश्यप, जैसे आप बताइए। मैम मेरी मामा की बेटी है, वो भी मतलब नीट का तैयारी कर रही है। वो हम उससे क्वेश्चन पास, पूछे तो उसको नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, तो कश्यप खुश हो गई है ना इसकी आवाज से ही खुशी दिख रही है। चलिए अच्छी बात है। नहीं, कंपटीशन में रहना चाहिए, मेरा ये मतलब नहीं है। मेरा ये मतलब है कि जो बच्चे प्रिपरेशन तैयारी इधर उधर कर रहे हैं, आंख नाक खुले रखिए और मतलब अपने आप को कंपेयर कीजिए कि आप कितना सीख रहे हैं, है ना। ये मेरा बोलने का मतलब है। मैम वो चलिए अब एक वेदांती और, से पढ़ती थी। हाँ मैंने बोला तो बहुत सारे बच्चे आपको मिलेंगे, बहुत सारे बच्चे आपको मिलेंगे, कुछ अलग अलग जगहों के जितने भी हाई लेवल के हैं वहां पे। तो कभी भी मैंने आपको एक बात सिखाई है, याद है? यहाँ पे ये मेरा रफ वर्क नहीं रब हो रहा है इसलिए मैंने लिख रही यहाँ पे। मैंने आपको क्या बोला है? अगर चाय अच्छी बनी हो तो आपको कुल्हड़ में भी अच्छी लगेगी, अगर चाय खराब बनी हो तो सोने के कप में भी अच्छी नहीं लगेगी। बोला था ना मैंने आपको, यस मैम। है ना। हाँ, वीक मसल टोन होगा। अब देखिए इसके लिए एक और टर्म है। अच्छा, हम लोग क्या बोलते हैं? उसके स्किन का टोन लाइट है, अगर कोई गोरा होता है तो क्या बोलते हैं हम लोग? उसके स्किन का जो टोन है वो क्या है? लाइट है।
कोई बहुत काला हो तो हम उसको काला नहीं बोलते, बेचारे को बुरा लग जाए, हम बोलते हैं उसके जो स्किन का टोन है। हालांकि बायोलॉजिकली एक चीज आप समझ जाइए, बायोलॉजिकली जिसका स्किन कलर डार्क हो रहा है उनको ज्यादा हेल्दी माना जाता है, क्योंकि कल को जाके अगर सन के कुछ हार्मफुल रेडिएशन से हार्म होना स्टार्ट हुआ तो जिनके स्किन का कलर लाइट है उनको ज्यादा अफेक्ट करेगा, क्योंकि उनमें मेलानिन कम है, और मेलानिन ज्यादा होता है तो वो उससे बचाने का काम करता है। बायोलॉजिकली कौन फिटर माने जाते हैं ज्यादा, तो जिनका स्किन कलर डार्क होता है ना। तो इसके लिए एक टर्म आता है वीक मसल टोन के लिए, कितना आसान है देखिए। कम के लिए कौन सा वर्ड आप सीखे, हाइपो, हाइपर मतलब ज्यादा होता है, हाइपो में कोई दिक्कत किसी को, हाइपो मीन्स लेस होता है, हाइपो मीन्स क्या होता है, लेस होता है, ठीक है। और टोन मैंने बोला ही है तो हाइपोटोनिया कर दीजिए, क्या बोल दीजिए यहाँ पे, हाइपोटोनिया बोल दीजिए इसको। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाइपोटोनिया। कब, इनफेंसी के टाइम में, मतलब जो तुरंत जन्म लिया है बच्चा तब की बात मैं कर रही हूँ, इन इनफेंसी। इन इनफेंसी, ठीक है। चलिए ये हो गया, इस पेज में कोई डाउट नहीं किसी को इसके सिम्टम्स में, क्या क्या इसके लक्षण हो सकते हैं, मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको सिखाई हैं। उसका डेवलपमेंट का रेट जो है वो स्लो होगा, नॉर्मल बच्चे जितना नहीं होगा। उसका हेड का साइज क्या होगा, छोटा होगा, जिसके लिए एक आपने वर्ड सीखा है दैट इज माइक्रोसिफेली। लो बर्थ वेट होगा, ठीक है। वीक मसल टोन होगा, जिसको हम लोग हाइपोटोनिया बोलते हैं, कब, इनफेंसी के टाइम में। अब आप लोग एक और चीज के लिए तैयार रहिए, सारे बच्चे जो भी प्रेजेंट है कोई लीव नहीं करेगा, मैं देख लूंगी एक बार कितने बच्चे मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं कोई भी इसमें से लीव नहीं करेगा। अभी तुरंत, अभी नेक्स्ट पेज का थोड़ा सा पहले 2 लाइन में लिख लूं, इस पूरे टॉपिक से हर एक बच्चा एक एक क्वेश्चन और आंसर सब खुद ही बोलेगा, और क्वेश्चन और आंसर रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, मान लीजिए किसी बच्चे ने क्वेश्चन यहाँ पे अराइज किया है कि विच सिंड्रोम इज नोन एज कैट्स काई, मैं सिखा देती हूँ पहले, ठीक है। तो किसको बोलते हैं, आंसर आप ही दीजिए, क्री डू चैट सिंड्रोम, या फिर दूसरे से ही पूछ सकते, ठीक है। विच क्रोमोसोम इज अफेक्टेड इन द केस ऑफ क्री डू चैट सिंड्रोम, ठीक है, दूसरे से भी आप पूछ सकते हैं। स्मॉल हेड साइज के लिए कौन सा टर्म दिया गया, दैट इज माइक्रोसिफेली, ठीक है। हाइपोटोनिया किस चीज को बोलते हैं, तो जब मसल टोन वीक मतलब कम होता है, लेस होता है, इसके लिए मैंने बोला, ठीक है, ऐसे करके। तो पहले 1-2 लाइन, ज्यादा नहीं, लिख दूं मैं, उसके बाद आप लोग तब तक तैयार करके रखिए अपने दिमाग में। मैंने बार बार रिपीट किया है आपको, मैं बोर्ड के लिए, बोर्ड बेचारा तो बच्चा है, नीट के लिए मैं पढ़ा रही हूँ, पहले ही मैंने आपको डे 1 से बोल रखा है, जिस दिन से मैंने 12th स्टार्ट कराया है, बोला है नहीं बोला है ना। तो बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, अपने मन से वहम निकाल दीजिए, अगर आपको लगता है कि नहीं होगा तो ऐसा कुछ नहीं है, डे 1 से मैं उसी के लिए करा रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं, जो क्या होते हैं, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स जो होते हैं, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, also have distinctive facial features, मतलब उनका जो फेस है ना थोड़ा दूसरे टाइप का होगा, मैं दिखाती हूँ अभी आपको। डिस्टिंक्टिव, अब इतनी सारे डिसऑर्डर्स तो आपने, मतलब इतनी सारी खराबियां तो आपने पहले बोल दी कि हेड का साइज छोटा होगा, मसल टोन दूसरे तरीके का होगा, तो ऑब्वियस है कि जो इंडिविजुअल है वैसा ही होगा, है ना। तो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स आल्सो हैव डिस्टिंक्टिव फेशियल फीचर्स, डिस्टिंक्टिव फेशियल फीचर्स, ठीक है, इंक्लूडिंग अब देखिए क्या क्या आएगा इसमें। कई आपने ऐसे बच्चे देखे हैं ना, मतलब कई बार होता है कि स्टेशन पे आप जा रहे हैं या फिर कहीं पे कुछ बाय डिफॉल्ट आपको दिख जाता है, कुछ ऐसे एबनॉर्मल बच्चे आपको दिखते होंगे जिनकी आईज जो है ना वो नॉर्मल पर्सन के मुकाबले ज्यादा ओपन होती है, मतलब ज्यादा फैली हुई होती है, नोटिस करा है कभी आपने, वाइडली सेट, हाँ, तो उसके लिए बोलते हैं हम लोग वाइडली सेट आईज। इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया क्या होता है इसका मतलब,
और इसके लिए टर्म बोला जाता है हाइपर टेलोरिज्म। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? हाइपर टेलोरिज्म। ठीक है, फिर क्या होगा? लो सेट ईयर्स, कान भी उसके थोड़े अब नॉर्मल होंगे, जैसा दिखना चाहिए जैसे नॉर्मल होते हैं वैसा नहीं होगा। लो सेट ईयर्स में ये नहीं हो रहा, ये मैं बाद में करूंगी। स्क्रीन शेयर हटाते के साथ सब सही काम करने लगता है। मैंने बोला ना, ये जब तक स्क्रीन शेयर रहता है उसको दिक्कत रहती है, मैं बाद में उसको हटा दूंगी। लो सेट ईयर्स, ठीक है। फिर क्या होगा? स्मॉल जॉ, जबड़े जो होंगे उसके छोटे होंगे, स्मॉल जॉ, ठीक है। फिर एंड राउंडेड फेस, राउंडेड फेस। हम लोगों के जो फेस है वो बिल्कुल ऐसा नहीं कि सर्कल जैसा बिल्कुल गोल होता है, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ शेप होता है उसमें, है ना। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल राउंडेड होता है, क्योंकि बेचारा का हेड जो है वो तो पहले ही छोटा हो गया, ठीक है। हाँ, एक जो यहाँ पे सबसे डेंजरस कंडीशन है, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 5 का कुछ पोर्शन यहाँ पे मिसिंग था, जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ ऐसा नहीं हो कि जिनको हो सबकी बात मैं कर रही हूँ, बट कुछ इसमें ऐसा होता है। some children with some children with Cri-du-Chat syndrome, सबके बीच में डैश लगता है छोटा छोटा ऐसे हाइफन, Cri-du-Chat syndrome are born मैम, हाँ बोलिए। लो सेट ईयर्स ए स्मॉल के बाद क्या लिखे? स्मॉल जॉ है JAW, ठीक है, जॉ है JAW, ठीक है। आर बोर्न विथ हार्ट डिफेक्ट, हो गए क्वेश्चंस तैयार सबके? नाम मैं बोल देती हूँ इधर से, है ना, नहीं तो एक ही बार में पता चला सारे बच्चे बोलना स्टार्ट कर दिए। चलिए, कहाँ से स्टार्ट करें? आकांक्षा से स्टार्ट करते हैं। आकांक्षा, पहला क्वेश्चन बोलिए। हाँ, क्वेश्चन बोलने के बाद रुक जाइएगा, आंसर कोई भी बच्चा बोल सकता है। पहला क्वेश्चन बोलिए, फर्स्ट क्वेश्चन। क्राइडू-चाट सिंड्रोम में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम? क्या बोले, फिर से बोलिए। बोले मैम, क्राइडू-चाट सिंड्रोम में कितने हाँ। नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? हाँ, देखिए क्वेश्चन अब इसलिए मैंने बोला है, इसमें करेक्शन भी करूंगी मैं धीरे धीरे। जैसे आपने पूछा कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, इसकी बजाय क्वेश्चन कर दीजिए क्रीडू-चैट सिंड्रोम में कौन सा क्रोमोसोम अफेक्टेड होता है। बोलिए। क्रोमोसोम नंबर 5। चलिए, ठीक है, वेरी गुड, आंसर भी आ गया। सेकंड क्वेश्चन आयशा पूछेगी। आप ही लोगों का क्वेश्चन लिख रही हूँ आज मैं। विच, चलिए सेकंड क्वेश्चन पूछिए आयशा। आई एम गिविंग यू 1-2 मिनट, ठीक है। तब मैम, पहला क्वेश्चन लिख के लो या- बाद सेकंड पेज ला दीजिएगा, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल, विच कहीं नहीं भागा जा रहा है, मैं कर दूंगी अभी, ठीक है। उसमें तो भी लिखना बाकी है। हाँ, विच क्रोमोसोम नंबर। आयशा, आवाज जा रही है? आवाज जा रही है? चलिए अनुप्रिया, आप ही पूछ लीजिए। आयशा जब भी बोलेगी उधर से तो मैं पूछूंगी उससे। What do you mean by microcephaly? चलिए, वेरी गुड, कोई आंसर दीजिए। स्मॉल हेड साइज। चलिए, वेरी गुड, किसने बोला आंसर? अच्छा, रोशनी ने भी बोला। चलिए ठीक है, वेरी गुड, पहला ये हो गया। विच क्रोमोसोम नंबर इज डिफेक्टेड इन क्री-डू-चैट सिंड्रोम। यहाँ पे आप लोग आंसर खुद ही बोला है आप लोगों ने, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। दैट इज क्रोमोसोम नंबर 5। आयशा तो ऑफ ही है अभी तक।
और अनुप्रिया ने पूछा अभी। अरुणिमा आप पूछ लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The Cri-du-Chat syndrome is caused by the change in chromosome. मतलब कैसे क्रोमोसोम में क्या होता है, या तो डुप्लीकेशन होता है, इन्वर्जन होता है, ट्रांसलोकेशन होता है, डिलीशन होता है, क्या होता है? हाँ चलिए बोलिए। A piece फिर of से chromosome is missing. Cri-du-Chat syndrome जो कॉज होता है, क्रोमोसोम में क्या होता है? क्रोमोसोम का डिलीशन होता है, उसका डुप्लीकेशन होता है, उसका इन्वर्जन होता है, ट्रांसलोकेशन होता है, क्या होता है? डिलीशन। चलिए आंसर एक्सप्लेन कीजिए अरुणिमा। दूसरा क्वेश्चन यही था, मैंने लिख दिया। यस मैम, डिलीशन ही होता है क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 5 मिसिंग है, तो इसलिए उसका डिलीशन हुआ। देखिए जो डिलीशन है ना, यहाँ पे वो मैंने कराया नहीं, डिलीशन नहीं होता उसका। अरुणिमा एक चीज समझिएगा, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर पूरा 5 जो है वो मिसिंग नहीं होता, उसका कुछ पार्ट जो है वो यस मिसिंग मैम, होता कुछ है पार्ट ना। मिसिंग रहता है। हाँ थोड़ा सा उसका जो क्या होता है, कुछ पार्ट जो है मिसिंग होता है, तो जिसकी वजह से उसको मैंने आर्म्स जो है ना, जैसे पी आर्म है, ये आर्म है, 5p माइनस सिंड्रोम बोलते हैं, वो अभी मैंने डिटेलिंग नहीं करी है, वो पूछा नहीं जाता इसलिए मैंने बताया नहीं, अभी मैं बता देती हूँ आपको एंड में, ठीक है। पता नहीं चलिए मैम, वो शायद नेक्स्ट। कहीं आपका क्वेश्चन था इसलिए मैंने पूछ लिया, उसमें हाँ हाँ डिलीशन नहीं आंसर नहीं दिया। ठीक है, ठीक है, उस इसी से तो क्रिएटिविटी आएगी ना आप लोगों के अंदर। वेरी गुड। चलिए आयुषी, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, मैं ही समझा भी दूंगी, घबराइएगा नहीं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। व्हाट हैपेंस टू द क्रोमोसोम, है ना, यही था। व्हाट हैपेंस टू द क्रोमोसोम, मैम हम नंबर, पूछ चलिए नंबर भी डाल दिए। कश्यप, What is व्हाट डू यू आयुषी अंडरस्टैंड बोलिए। बाय हाइपोटोनिया? what is the वीक other term अंडरस्टैंड। for Guido-Chat syndrome? फिर से बोलिए आयुषी, बीच में थोड़ी आवाज कट What रही है। is what is the other term for Guido-Chat syndrome? हाँ ठीक है, वेरी गुड, Cat's cry. ठीक है। चलिए आंसर भी आ गया। व्हाट हैपेंस टू द क्रोमोसोम नंबर 5, इन लिखना तो पड़ेगा ना, किसमें, क्री-डू-चैट सिंड्रोम। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए, अभी 2 क्वेश्चंस एक साथ आए हैं मेरे पास। थर्ड क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूंगी। चौथा क्वेश्चन आयुषी ने बोला गिव द कॉमन टर्म, मैं ऐसे लिख देती हूँ, गिव द कॉमन टर्म, गिव द कॉमन टर्म फॉर क्री-डू-चैट सिंड्रोम। ठीक है आयुषी, है ना। कश्यप ने कुछ क्वेश्चन पूछा था, फिर से रिपीट कर दीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइपोटोनिया? वीक हाँ मसल। चलिए इसका क्वेश्चन भी लिख देती हूँ, ये मैं, गिव द कॉमन टर्म फॉर क्री-डू-चैट सिंड्रोम, ठीक है। कैट्स आई लिख लिया इसको आप लोगों ने। 5वां क्वेश्चन, यस मैम। हाँ जो है वो कश्यप का है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म। अब देखिए हाइपो मीन्स क्या होता है, लेस होता है, तो हाइपोटोनिया क्या हो गया ये, हाइपोटोनिया। क्वेश्चन बनाने की बात है, देखिए कैसे बढ़िया तरीके से आप लोग सारे क्वेश्चंस बना रहे हैं। जागृति बोलिए उधर से, जागृति आवाज जा रही है। चलिए रोशनी आप पूछ लीजिए, इनके लगता है घर कॉल करवाना पड़ेगा, कि ऐसा तो नहीं है कि ये क्लास में इन होके और कहीं चाहिए घूमने के लिए। चलिए पूछिए रोशनी, आवाज जा रही है, कोई भी क्वेश्चन बोलिए उधर से। यस मैम, पूछ रहा हूँ। हाँ
Which disorder is characterized by small head size? अच्छा, आप सिम्टम्स करके पूछ रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। चलिए मैं लिख देती हूँ, ऐसे देखिए क्या पूछ रही है। विच जेनेटिक, लेकिन एक उसमें ऐड करना होता है, ये बहुत सारे का सिम्टम एक सब। विच जेनेटिक डिसऑर्डर is recognized by ठीक है, क्या क्या आएगा इसमें, तो इसके फीचर्स क्या है? माइक्रोसिफेली, ठीक है, कॉमा, हाइपोटोनिया, ठीक है, और लिख दीजिए। अभी तक लेकिन क्लियर नहीं है, ऐसा ना बहुत सारे में होता है। लो सेट ईयर्स, यही पूछना चाहते थे ना रोशनी, यही सब ना? लो सेट ईयर्स, हाँ, स्मॉल जॉ, ठीक है, राउंडेड फेस, कुछ कुछ इसमें से जो है ना वो, मतलब कुछ कुछ क्या, ये सारा ही ऑलमोस्ट आपको डाउन सिंड्रोम में भी देखने को मिलेगा, है ना? तो एक इसमें Yes, क्या ma'am. ऐड करना होता है, राउंडेड हेड तो खैर लिखिए ही, या राउंडेड फेस कर दीजिए, पूरा ही फेस उसका राउंड हो गया, एंड क्राइंग लाइक अ कैट, ठीक है। कितना आसान है, देखिए ये बना रहा है क्वेश्चन आपको जरूर लेंदी, बट ये क्वेश्चन क्या है अपने आप में इजी है, ठीक है। Yes, ma'am. मैम चलिए ये किन दो assignment बच्चों की आवाज, question- और आयशा। हाँ, असाइनमेंट क्वेश्चंस भी है। अच्छी बात ये है कि आज का असाइनमेंट क्वेश्चन आप ही लोगों ने बनाया है ना? पेज नंबर 2 किसको चाहिए था, ये लिखिए, तब तक मैं आगे के फीचर्स बताती हूँ। मैम राउंडेड के बाद क्या लिखिए? मैम क्वेश्चन राउंडेड फेस है, फेस है, ठीक है, इतना कर लीजिए। मैम क्वेश्चन क्वेश्चन चाहिए क्या? अच्छा, ये किसको चाहिए था, नोट कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन वाला पेज कर देती मैम हूँ। 1 मिनट तुरंत। हो गया मैम। क्वेश्चन हो गया। इस मैम ने पूछी। अच्छा हाँ, वीना ने नहीं पूछा है, सही बोल रही है, ये मैं समझ ही नहीं रही थी, बोलने की कोशिश क्या कर रही है ये। हाँ वीना, चलिए बोलिए। मैम राइट ए नोट ऑन काइडो चैट सिंड्रोम। इसने पूरा ही पूछ लिया कि कोई बच्चा बैठ के सारा एक्सप्लेन करता रहे, है ना? चलिए मैं लिख देती हूँ 7वां क्वेश्चन इसका। सबसे मैम जो 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन आंसर हुए। हाँ आलिया नहीं हाँ, पूछा। आलिया ने भी नहीं बोला, सही बात है, आप लोग नाम बता दिया कि खैर इसमें तो क्लास के बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, कोई अगर बच जाए तो उसको नहीं छोड़ते, उसका नाम तो बता ही देते हैं मैडम, इसको नहीं नहीं आलिया बोलते। कभी कुछ बोलती ही नहीं। हाँ आलिया, चाहिए बोलिए, ये क्लास में ऑफलाइन में बैठती थी तब भी नहीं बेचारी कुछ बोलती थी। Yes, ma'am. हाँ, वीना का क्वेश्चन मैं लिख लूं, राइट अ नोट ऑन, खैर आप सब बोलेंगे। थोड़ा सा ऑनलाइन वाली फीलिंग खत्म हुई, आज सही लग रहा है ना? Yes, ma'am. हाँ, क्रीडू चार्ट सिंड्रोम कुछ ज्यादा ही बोरिंग हो जाता है, बिकॉज ऐसा लगता है मैं दीवार को पढ़ा रही हूँ, कोई कुछ बोलता ही नहीं उधर से। तो ये हो गया वीना का क्वेश्चन। चलिए वीना, इसके आंसर बोलिए तो। पूछा है इसने, चलिए 2-4 पॉइंट बोलिए इसके ऊपर, उसके बाद मैं 1 बाय 1 करके पूछती हूँ सबसे। हिंदी में साधारण भाषा में बोलिए ताकि बच्चों को समझ आए। काइडो चैट सिंड्रोम इज नोन एज कैट्स क्राई। हाँ ठीक है, वेरी गुड। और काइंड ऑफ ए क्रोमोसोमल
क्या तुम हल्ला मत। अच्छा, इसको कोई बोलने नहीं दे रहा है रवीना को, है ना। चलिए एक और मैं आपको थोड़ा सा कराती हूँ, फिर और क्वेश्चंस बनेंगे आपके अभी जो। चलिए अच्छा हुआ अरुणिमा ने वो क्वेश्चन पूछ लिया, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी और डिटेलिंग में आपको इसमें करा देती हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे स्पेस है। नहीं किया था, मैंने पहले पूछ लिया। नहीं ठीक है, वेरी गुड। यहाँ से एक ट्रांसलोकेशन वाला मैंने सोचा अच्छा चलो ठीक है, जहां जहां से क्वेश्चन पूछ रहा था मैं बता देती हूँ, बट एक पॉइंट में कर देती हूँ एक्सप्लेन। यहाँ पे जब बोल ही रहे हैं तो ऑब्वियस है कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया होगा। देखिए क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 5 जो है ना, उसका एक आर्म जो है, ठीक है, शॉर्ट आर्म, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। देखिए लिख लीजिए मेरे साथ साथ डिलीशन। लेकिन इस घटना को एक नाम दिया जाता है क्योंकि ये पूरा नहीं डिलीट होता ना, इसकी वजह से ये LE है। और डिलीशन मेरे साथ साथ लिखिए तो सही हो जाएगा। और डिलीशन इन द शॉर्ट आर्म। अच्छा किन किन बच्चों ने नहीं बोला है बोलिए, तो मैं अभी उनके घर फोन करवाती हूँ। एक आलिया, आयशा और एक और, एक मुझे किसने नहीं बोलना बोला है मैम। अच्छा हेलो हाँ हेलो हाँ बोलिए। मैम, हाँ बोलना है हाँ मुझे। हाँ आलिया बोलिए। हाँ हाँ ठीक है बोलिए। विच सिंड्रोम इज आल्सो नोन एज कैट्स क्राई? ये तो हो गया ना। नहीं चाहे चलिए वार्ड उल्टा करके, वो क्वेश्चन तो नहीं हुआ है। यस मैम। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा था कि कैट्स क्राई किसको या बोला फिर जाता है, मैम ठीक है। क्राई डू चार्ट सिंड्रोम इज आल्सो नोन बाय विच टर्म? चलिए ठीक है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन लिखा है क्या मैंने? विच क्रोमोसोम नंबर टू इंडस्ट्रियल माइक्रोसेफेली 5 एंड गिव द कॉमन टर्म फॉर क्रीडू चार्ट सिंड्रोम। ठीक है, तो इसका उल्टा पूछा इसने। इसका उल्टा मुझे लग रहा था मैंने लिखा है, पूछा था शायद आयुषी ने पूछा था ये। चलिए इसका उल्टा कर देती हूँ। विच सिंड्रोम विच सिंड्रोम विच सिंड्रोम is also referred as cat's cry syndrome। ये लगाएंगे तो सही हो जाएगा, है ना। cat's cry syndrome। ठीक है आलिया, ये क्वेश्चन है, आंसर सबको पता है ना, जो टॉपिक चल रहा यस है। मैम। चलिए हाँ कितनी अच्छी बात है। देखिए 2 और लड़कियां बोलेंगे तो 10 हो जाएगा। आप ही लोगों ने असाइनमेंट क्वेश्चन बना लिया आज का, मैंने कुछ लिखा भी नहीं, मतलब मैंने लिखा है वो एक्सप्रेस आप लोगों ने किया है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे ना थोड़ी और बारीकी की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रही हूँ। क्या है यहाँ पे कि डिलीशन इन द शॉर्ट आर्म, डिलीशन इन द शॉर्ट आर्म ऑफ, ठीक है, क्रोमोसोम 5 मतलब क्रोमोसोम यहाँ पे पूरा गायब नहीं हो रहा है। क्रोमोसोम 5, ठीक है, इज एन example of an imbalanced या unbalanced, जो भी लिखिए, बैलेंस्ड। यहाँ पे इसका आंसर अरुणिमा जो आपने क्वेश्चन पूछा था ट्रांसलोकेशन हो जाएगा। वो डिलीशन लिख के ना गुमराह कर रहा है वहां पे। ट्रांसलोकेशन क्या होता है? ये इम्बैलेंस ट्रांसलोकेशन होता है, ठीक है। विच इज मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम अपनी मर्जी से कुछ दूसरा, ट्रांसलोकेशन मतलब आप समझ ही रहे, तो यहाँ पे कुछ दूसरा रीअरेंजमेंट कर रहा है। आगे मैं और डिटेल कर देती हूँ ताकि किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं हो। विच is a chromosomal rearrangement, which is a chromosomal rearrangement
chromosomal rearrangement with extra और मिसिंग, मतलब दोनों चीजों के लिए हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं? ट्रांसलोकेशन। एक्स्ट्रा और मिसिंग जेनेटिक मटेरियल, मिसिंग जेनेटिक मटेरियल। क्लियर है? अब ठीक है अरुणिमा, बाकी बच्चों को बात समझ आई? क्वेश्चन इसने अच्छा पूछा था, इसी मैम अब तो मैं ही कंफ्यूज हो गई। हाँ नहीं ठीक है, बढ़िया करा। अब इससे क्या हुआ, आप लोगों की क्रिएटिविटी भी बढ़ी और दिमाग के कोने में कहीं पे कुछ डाउट था वो भी क्लियर हो गया। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है इससे? तो इससे क्या होता है सो देखिए, इससे ये होता है कि अगर ये कैसा हुआ, अनबैलेंस्ड, ठीक है, ट्रांसलोकेशंस, अनबैलेंस्ड ट्रांसलोकेशंस क्या करेगा ये? कैन कॉज बर्थ डिफेक्ट्स ऑब्वियस है, करेगा ही करेगा। बर्थ डिफेक्ट्स एंड वो सब कुछ तो आपने देख ही लिया क्या क्या डिफेक्ट आता है। कैन कॉज बर्थ डिफेक्ट्स एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो भी लिखना लिख लीजिए, हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, सच एज दोज seen in क्रीडू। लिखते क्या हूँ, चलता क्या है, बेचारा तो काम ही नहीं कर रहा है। चलिए इसको रहने दीजिए। seen in क्रीडू चैट सिंड्रोम। ये एग्जांपल हो गया इसका, ट्रांसलोकेशन की वजह से कौन सी बीमारी होती है, या इसमें से एक और क्वेश्चन उल्टा पहले ट्रांसलोकेशन का। अब ठीक है ना? अब सही हो गया। इसका आंसर ट्रांसलोकेशन था। हाँ मैम ट्रांसलोकेशन हो जाएगा। ठीक है, हाँ बोलिए। मैम फिर से बोलिए, तो आपका आवाज नहीं आ रहा। अ, यहाँ पे जो लास्ट में बताए ट्रांसलोकेशन। मैंने बस ये बोला कि ठीक है, जैसे डाउन सिंड्रोम का मैं एग्जांपल, मैं बार बार हर एग्जांपल में रिपीट करती हूँ क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, एक रफ पेज ही लेती हूँ क्योंकि रब का तो वर्क हो नहीं रहा है। देखिए मैं यहाँ पे डाउन सिंड्रोम का एग्जांपल ले रही हूँ। सपोज कीजिए, मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मान लीजिए, नहीं गिन रही, थक गई मैं भी लिखते लिखते। मान लीजिए 21वां है। ठीक है, 22 23 नीचे कर दीजिए। मान लीजिए ये क्या है, 21st है। क्या आज तक बचपन से कभी आपको ऐसा सिखाया गया, किसी टीचर ने आपको बोला कि अगर आप यहाँ पे क्रोमोसोम के 3 सेट जो है ये भी आप अवेलेबल कर सकते हैं अपनी बॉडी में? ऐसा बोला आपको किसी ने आज तक? नहीं, नेवर, कभी नहीं। आपको हमेशा ये सिखाया गया है कि आपकी बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इसका मतलब है कि टोटल 46 होते हैं। और गैमेटोजेनेसिस के बाद, क्योंकि वहां पे मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। प्लॉइडी हाफ होती है, तो गैमेट जो है वो 23 क्रोमोसोम कैरी ऑफ एन। बाकी बच्चों को जारी है? यस मैम अब आ रहा है, बीच में कट गया था मैम। मैम आपका अच्छा आवाज ठीक, स्पीड अप हो जा रहा है, फास्ट फॉरवर्ड क्या हो जा? मैम पूरा फास्ट हो जाता है समझ। मैम बीच में कट गया था ना, उसके बाद बहुत ज्यादा फास्ट हो गया था। अब ठीक है। अच्छा, बाकी बच्चों को सही जारी है? अब ठीक है? यस।
हाँ मैंने तो फास्ट नहीं किया, वो हो सकता है नेट एरर की वजह से फास्ट होता होगा। चलिए, तो यहाँ पे ये 46 क्रोमोसोम्स है, ये मैंने आपको सिखाया है। लेकिन अगर आप 21वें नंबर पे ये जो सेट है इसको आप ऐसे कर दें 1 2 एंड 3, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है दैट इज 46 + 1 हो गया। यस और नो, है ना? तो ये दूसरे टाइप का डिसऑर्डर हो गया ना, ये साफ साफ जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये किसी रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, भगवान भरोसे बोल सकते हैं इसको। हो गया तो हो गया, बस कुछ नहीं कर। सिंड्रोम है, अब उसके क्या हर एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर जाके फिर क्रोमोसोम के अंदर जो अरेंजमेंट है डीएनए का, आप उसको थोड़ी चेंज कर सकते, नहीं तभी तो बार बार वहां पे हिदायत दी जाती है कि क्या करना है, आपको एनालिसिस करानी है बच्चे की, कि एटलीस्ट ऐसा तो नहीं कि उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, जैसे ये हो, चाहे हम थैलेसीमिया की बात करें, चाहे हम किसी भी चीज की बात करें, सबको अर्ली स्टेजेस में क्रोमोसोमल डायग्नोसिस के थ्रू हम लोग पता लगा सकते हैं कि उसको कोई बीमारी है या नहीं है। ठीक है, तो जब सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स आपको क्लियर हो जाएंगे ना, तो फिर ना आपके लिए गेम जैसा लगेगा। मैं यही चीज आपको बोल रही थी कि लास्ट में जब ये चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लेंथी है, 200 पेजेस तो अभी तक हो चुके हैं। एक पहले का पीडीएफ था, उसको शायद मैंने 50 to 55 पेजेस के बाद ड्रॉप किया था, फिर मैंने दोबारा से स्टार्ट किया, तो उसमें भी कल आपने देखा था कि मेरे ख्याल से 75 के करीब पेजेस गए थे। फिर मैंने अभी लिखना स्टार्ट किया है, तो ये 200 या उससे ज्यादा पेजेस तक ये चैप्टर जाएगा। तो फिर इसके रिगार्डिंग मैं क्विज करा दूंगी। फिलहाल अभी आयशा आवाज जा रही है मेरी, और एक जागृति आवाज जा रही है? यस मैम। ठीक है, मैं जागृति, आपने एक क्वेश्चन नहीं पूछा है जो बाकी बच्चों ने क्वेश्चन तैयार किया था। देखिए अभी तो मैंने ये ट्रांसलोकेशन भी हाँ बता दिया है, बोलिए उधर से नेक्स्ट What क्वेश्चन। is Cry-Duchat syndrome facts? फिर से बोलिए क्वेश्चन, मुझे समझ नहीं आया। What is Cry-Duchat's syndrome facts? समझ नहीं रही। व्हाट इज क्री-डू-चैट सिंड्रोम अफेक्ट्स? Facts. FACTS. फैक्ट्स, Yes ma'am. फैक्ट्स, ये तो वही हो गया जो अभी वीना ने बोला, राइट अ नोट ऑन क्री-डू-चैट सिंड्रोम। और कुछ लगता है? देखिए अभी अभी मैं हिंट कर देती हूँ, अभी अभी जैसे मैंने ये ट्रांसलोकेशन समझाया, ठीक है, इसमें से कोई क्वेश्चन पूछना है, देख लीजिए। किसी बच्चे ने ये नहीं पूछा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म हाइपरटेलोरिज्म, है ना? यहाँ पे क्या होता है, जो वाइडली सेट आईज होती हैं उसके लिए हम लोग क्या टर्म बोलते हैं? हाइपरटेलोरिज्म बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से माइन्यूटली, इससे क्या होगा ना, आप ज्यादा अटेंशन पे करेंगे नेक्स्ट क्लास से, तो Ma'am, आपको ज्यादा समझ आए। हाँ बोलिए। what chromosome is attached in Cry-Duchat syndrome? विच क्रोमोसोम इज अटैच इन क्री-डू-चैट सिंड्रोम? ये भी कुछ सही नहीं बन रहा है। What chromosome is attached in Cry-Duchat syndrome? इसका कुछ मतलब ही नहीं बन रहा है जागृति। जैसे आयशा आवाज जारी है, आप बोल के देखिए। नहीं तो हिंदी में बोलिए जागृति, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या पूछना चाहती है हिंदी में बोलिए मेरे से, मैं करेक्शन करूंगी उसमें। तब तक मैं 9th क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेती हूँ, इसके लिए लिख रही हूँ, बता देती हूँ मैं पहले। ये देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइपरटेलोरिज्म? ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड बाय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, अंडरस्टैंड बाय हाइपरटेलोरिज्म? हाइपरटेलोरिज्म, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, जब आपसे कभी पूछा जाएगा कि हाइपरटेलोरिज्म का क्या मतलब है, तो आईज जो है जब वाइडली सेट रहती है ना, जैसे नॉर्मल हम लोगों का है, तो बहुत अगर आप वाइडली उसको ब्रॉडली ओपन करके देखते हैं तो कई कई बच्चों का फेस ही ऐसा होता है कि उनकी आईज ही वैसी होती है ना? तो उसके लिए हम लोग टर्म क्या बोलते हैं? हाइपरटेलोरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कौन सा शब्द बोलते हैं उसके लिए? हाइपरटेलोरिज्म। हाँ,
तो मैं यहाँ पे डाउन सिंड्रोम का एग्जांपल दे के आपको ये चीज सिखा रही थी, आपको छोटी सी ये बात यहाँ पे समझाना चाहती थी कि आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा आगे जाके, तो वो जानबूझ के ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाएंगे, क्योंकि उसको पता है कि बच्चे ने सारे डिसऑर्डर्स की पढ़ाई कर रखी है। अगर आपसे कहीं पे कुछ मिसिंग होगा तो हाँ, बाकी के क्वेश्चंस भी करने में आपको दिक्कत आएगी वहां पे। ठीक है, क्लियर है? एक बस आयशा का क्वेश्चन रह रहा है, और अगर कुछ पूछना है मतलब नेक्स्ट क्लास से मैं यही कर दूंगी, बीच बीच में बोलते जाएंगे। असाइनमेंट पेज अब से रोज आप ही लोग बोलेंगे 10 क्वेश्चंस। ठीक है, सही है? है ना? और जो क्वेश्चन बोलेगा उसको आंसर भी पता होना चाहिए। तो इससे ये होगा कि आप लोगों की क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी और क्वेश्चन आंसर खुद से ही तैयार करेंगे तो ऑब्वियस है बच्चा उसके बारे में सोचना स्टार्ट करेगा, समझना स्टार्ट करेगा, सारी चीजें वहां पे क्लियर करेगा। ठीक है, यस। फिनाइल कीटोन्यूरिया जो यहाँ पे एक नेक्स्ट है बचा हुआ, तो फिनाइल कीटोन्यूरिया में कोई डाउट किसी को है? समझा हुआ सबको? मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से आपको फिनाइल कीटोन्यूरिया समझाया था, है ना? फिनाइल कीटोन्यूरिया Yes, जो है मैंने आपको हाँ बहुत डिटेलिंग में समझाया था, तो उसको बताइए आप। कोई भी एक बच्चा कुछ भी बोल दीजिए छोटा सा। मैम इसका सिम्टम्स बोल। मैम हाँ बोलिए। टायरोसिन की जगह पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है। इसका सिम्टम्स हो जाता है मेंटल रिटार्डेशन, हेयर रिडक्शन इन हेयर, स्किन हाँ चलिए ठीक है, वेरी गुड। पिगमेंटेशन। हाँ ठीक है, वेरी गुड। और मैम इस डिफेक्ट में जो फिनाइल अलानीन होता है वो बिल्डअप हो जाता है हमारे बॉडी में, क्योंकि उस समय फिनाइल अलानीन हाइड्रोक्सिलेज जो होता है वो हाँ ठीक है, वेरी गुड। हाँ टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं करता। हाँ मैम ठीक है। फिनाइल स्टोरी जो है बोलिए, ठीक है बोलिए बोलिए। फिनाइल ये छोटी सी कहानी है इसकी। वो एक्सीडेंटेड फिनाइल थ्रू भी होता है। हाँ कशा फिर से बोलिए, इसकी आवाज में कट कट के आती है। फिनाइल अलानीन जो है, फिर से बोलिए। फिनाइल पायरुविक एसिड है ना मैम, वो यूरिन के हाँ थ्रू हाँ भी डाला जाता है, वो हम बोल रहे हैं। हाँ वेरी हाँ ठीक है, वेरी गुड। देखिए कितने इंटेलिजेंट हो गए आप मैम लोग। फिनाइल फिनाइल कीटोन्यूरिया एक प्लियोट्रोपिज्म का एग्जांपल भी है, क्लासिक हाँ एग्जांपल। वेरी गुड, ठीक है। हाँ फिनाइल फिनाइल पायरुविक पायरुविक एसिड। एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसमें नहीं हो पाता तो मैंने यहाँ पे कट लगा दिया। ठीक है, समझा यस हुआ है मैम। आपका, है ना? और क्या मिसिंग है यहाँ पे? एंजाइम जो है तो उसको मैंने कैसे लिखना सिखाया? फिनाइल अलानीन, इसका नाम चिपका दीजिए पहले यहाँ पे, और हाइड्रोक्सिलेज हाइड्रोक्सिलेज। और हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, अब देखिए तो ये क्या है? ये फिनाइल कीटोन्यूरिया है। हालांकि जो भी छोटा छोटा डिसऑर्डर्स है उससे आपने बहुत सारे क्वेश्चंस जो कर रखे हैं ईच एंड एवरी क्लास के बाद, तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई उसमें डाउट होगा। मैंने आपको बहुत सारे जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक खतरनाक डिसऑर्डर है। कौन सा? अच्छा एक चीज याद कीजिए, अभी तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया, ठीक है, मैंने आपको क्या बोला? ऑटोसोम लिंक्ड डिसऑर्डर। मैंने कब ये व्हाइट कलर सिलेक्ट किया था? ये बेचारा आधे घंटे बाद चल रहा है, अपने आप व्हाइट हो गया। ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने अभी तक आपको डी जैसा दिख रहा है ये, अभी तक मैंने आपको, क्योंकि ये एग्जाम्पल में एक आपसे पूछा जाएगा, ऑटोसोम लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर नहीं बताया एक भी, याद आया? ऑटोसोम लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर, है ना? ये मैंने नहीं बताया अभी तक। अब पहले ना इसका यस केस मैम। समझिए, पहले आप क्या कीजिए, इसका केस समझिए। ठीक है, अगर मैं आपको समझाना स्टार्ट करती हूँ, ऑटोसोम लिंक्ड, मतलब यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम्स को कोई मतलब नहीं है। अगर मैं आपको समझाना स्टार्ट करती हूँ, ऑटोसोम लिंक्ड नॉट रिसेसिव, रिसेसिव लिखने की आदत है ना, तो मैं फिर रिसेसिव ही लिखने जा रही थी।
डोमिनेंट डिसऑर्डर। खतरनाक डिसऑर्डर हो गया है कि नहीं? अभी तक था कि रिसेसिव था, तो भाई जब तक दोनों नहीं आएंगे, वैसे अफेक्टेड वाले, जैसे थैलेसीमिया का केस याद कर लीजिए, है ना, जब तक दोनों अफेक्टेड वाले नहीं मिलते तब तक हम बोल ही नहीं सकते थे कि उसको कोई बीमारी हो सकती है, नेवर, कभी भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑटोसोम लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर। क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है इन दिस केस, इसके बारे में लिख रही हूं, इन दिस केस एनी डिसऑर्डर, एनी नहीं लिखना था मुझे यहाँ पे, इन दिस केस एनी डिसऑर्डर, मतलब ब्रैकेट में मैं कर देती हूँ, एनी डिसऑर्डर कैसा? डोमिनेंट जो है, अगर डोमिनेंट हुआ तो तब की बात मैं कर रही हूँ, नॉट रिसेसिव। डोमिनेंट, अब ठीक हो गया। एनी डिसऑर्डर जो डोमिनेंट है वो, इसकी बात मैं कर रही हूँ। कैन एक्सप्रेस itself in heterozygous condition। मेरी बात समझ आई? heterozygous condition, बात समझ आई मेरी आप लोगों को? मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? देखिए, इसका ये मतलब है कि मैं यहाँ पे 2 टेबल बना रही हूँ, ठीक है, और इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक काम कर रही हूँ। कौन सा काम? यहाँ सपोज कीजिए मुझे आपको समझाना है ऑटोसोम लिंक्ड, जो आपने पहले पढ़ रखा है, दैट इज रेसेसिव डिसऑर्डर, रेसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। और इस साइड मान लीजिए मैं लिख देती हूँ ऑटोसोम, कोई कुछ बोल रहा है, लिंक्ड। यस मैम, कट हो गया था इससे पहले जो बता रही हाँ, थी मैं मुझे भी आवाज कट कट के आ रही है। देखिए, अभी तक मैंने बिना कुछ बताया नहीं है, स्टार्ट कर रही हूँ मैं बताना, ठीक है। डोमिनेंट डिसऑर्डर ऐसे कटता है 1 आध मिनट के लिए, तो घबराइए नहीं, आपको पता है मैं 50 बार बोलती हूँ एक चीज को, तो याद तो हो ही जाएगा, ठीक है। ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, ऑटोसोम लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर, ये भी ऑटोसोम लिंक्ड है, ये भी ऑटोसोम लिंक्ड है, ये भी डिसऑर्डर है, ये भी डिसऑर्डर है, यहाँ भी जेनेटिक खराबी होगी, यहाँ भी जेनेटिक खराबी होगी। इसका गुड लक है, इसका तो खैर ये बेचारा तो त्राहिमा मचा देगा ये। कैसे? थोड़ा सा समझिए, मैं दोनों कंपोनेंट्स पर बना रही हूँ आपके लिए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे भी मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे रेसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे एक काम करा, क्या? यहाँ पे मैं कर रही हूँ कि वो कलर ही नहीं चेंज कर रहा, तो इसका रफ पेज तो यूज कर सकते हैं। अगर मैं ऑटोसोम्स है तो मैं क्या कर रही हूँ, सपोज कीजिए कि मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा, इधर रेसेसिव था, इधर क्या था? रेसेसिव था, ऐसे समझिएगा। एक साइड क्या था? रेसेसिव था, ठीक है। इधर क्या था? रेसेसिव था। ऑटोसोम लिंक दोनों है, रेसेसिव था और इधर डोमिनेंट है। इधर क्या है? डोमिनेंट है। अब समझिएगा ध्यान से, एक ही जैसे पेरेंट ले रही हूँ दोनों केस में। इधर क्या पेरेंट है? मेल कैसा है? इधर मेल है, यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए, मतलब समझे क्या हुआ यहाँ पे? ये ए जो है ना, ए, ये अफेक्टेड जीन है, ठीक है। फीमेल क्या है? ये भी कैपिटल ए स्मॉल ए है। समझिए इन द केस ऑफ थैलेसीमिया, क्या समझिए? इन द केस ऑफ थैलेसीमिया, ठीक है। इधर क्या होगा फिर डोमिनेंट डिसऑर्डर में? यहाँ पे क्या हुआ, मेल लिया मैंने, दैट इज
कैपिटल ए और स्मॉल ए। सेम केस ले रही हूँ, बात समझिएगा, ठीक है। यहाँ अफेक्टेड जीन कौन सा है, एक ही इसके पास भी बैठा है। मान लीजिए डोमिनेंट है तो उस बड़े वाले को अफेक्टेड बता रही हूँ मैं, बात समझिएगा जो मैं बोल रही हूँ बहुत ध्यान से, ठीक है। और ये फीमेल है, यहाँ पे भी क्या हुआ, कैपिटल ए और ये स्मॉल ए। पूरे जेनेटिक्स का रूल है आज तक जो आपने सीखा है, हम हमेशा रिसेसिव ट्रेट को स्मॉल लेटर से लिखते हैं और हम हमेशा डोमिनेंट ट्रेट को कैपिटल लेटर से लिखते हैं, चाहे हम यहाँ की बात करें चाहे हम यहाँ की बात करें। इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। जीनोटाइप सेम होगा, दोनों में सेम बनाऊंगी, एक जैसा ही बनाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा। सबसे अच्छा तरीका है बच्चों के डाउट्स को क्लियर करने का। इसमें ना बच्चों के दिमाग में बहुत खिचड़ी बनती है इस टॉपिक को लेके, ठीक है। रेसेसिव में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो रेसेसिव ट्रेट है सेम पनेट स्क्वायर में बना रही हूँ। आपको पता है कि जीनोटाइप में कोई भी फर्क नहीं आएगा, यहाँ पे जीनोटाइप में क्या होगा, यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं आएगा, ठीक है। कैपिटल ए है, स्मॉल ए है, एक साथ बना रही हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है। इसका गुड लक और इधर वाले का बैड लक दोनों आपको एक साथ दिखेगा, यहाँ पे मेल है फीमेल है। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, बोथ आर एग्जैक्ट कॉपीज, ठीक है। फर्स्ट बॉक्स इज कैपिटल ए, कैपिटल ए, फर्स्ट बॉक्स इज कैपिटल ए, कैपिटल ए। सेकेंड बॉक्स इज कैपिटल ए स्मॉल ए, सेकेंड बॉक्स इज कैपिटल ए स्मॉल ए। थर्ड बॉक्स इज कैपिटल ए स्मॉल ए, third box is capital A small a, last box is small a small a, last box is small a small a, ठीक है। जीनोटाइप्स आर सिमिलर, कोई दिक्कत किसी को नहीं? नो मैम। ये जीनोटाइप तो कैसे बना, क्यों हुआ, क्लियर है सबको, ठीक। अब कहते हैं अर्थ का अनर्थ कैसे होगा, सो देखिए समझिएगा ध्यान से। मैंने यहाँ पे आपको बोला कि जो डिफेक्टेड पार्ट है दैट इज स्मॉल लेटर, क्योंकि जो डिसऑर्डर है उसको हमने रेसेसिव लिखा है। रेसेसिव लिखने का मतलब है जब तक ये दोनों एक साथ नहीं मिलेगा तब तक ये अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता। जेनेटिक्स के फर्स्ट या सेकंड क्लास के बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, क्या याद दिलाती मैं आपको? मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि विच टाइप ऑफ ट्रेट represents itself only in homozygous condition, याद आया? Yes, यस मैम। और आंसर आपने लिखा था रेसेसिव ट्रेट, आप ही ने लिखा था आंसर, ठीक है। अब देखिए ये पर्सन जो है मेल फीमेल कोई भी चाइल्ड हो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी है ईच बॉक्स इज 25%, ठीक है। कैपिटल ए जो यहाँ पे है, ये जो है दिस वन नॉर्मल है, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत हो यही पूछ लीजिएगा। पहले बॉक्स वाले इस बंदे को मैंने बोला तुम नॉर्मल हो, कोई दिक्कत? फेनोटिपिकली इट्स नॉर्मल, क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। No, ma'am. ये नहीं हुआ नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं हुआ। एग्जाम्पल क्या है? मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी क्या होता है मैं समझा रही हूँ, पहले केस समझिए अच्छे से। मायोटोनिक मतलब कि मसल, मायो मतलब मसल होता है और डिस्ट्रॉफी मतलब कमी होता है, कोई एबनॉर्मेलिटी होती है। थोड़ा थोड़ा आपको समझ आ रहा होगा। देखिए ये नॉर्मल हो गया, व्हाई? बिकॉज दिस डिसऑर्डर कांट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन बिकॉज डोमिनेंट जीन्स आर नॉर्मल। यहाँ पे हमें क्या बोला कि एक जो है ये अकेला काफी है। आप मेंडल का वो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला केस याद कर लीजिए, याद है जो F2 बनाया था उन्होंने, है एक Yes, टॉल ma'am. प्लांट मतलब जीनोटाइप कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी 2 स्मॉल टी 1, वही वाला केस है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डोमिनेंट ट्रेट बोल रहे हैं हम। विच टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज दिस? डोमिनेंट ट्रेट। क्या बोल रहे हैं हम इसको? डोमिनेंट ट्रेट बोल रहे हैं। इसका ये मतलब है ये जो कैपिटल ए है, दिस चाइल्ड विल बी कंप्लीटली अफेक्टेड 2000%। जमीन आसमान का फर्क हुआ या नहीं हुआ? ये देखिए
अभी मैं कितना भी बोलती रहती, मैं आपको 50 बार भी बोलती, आपको बात समझ नहीं आती। मैं यही बोलना चाह रही हूँ तब से, सेम कंडीशन, व्हेन कंडीशंस आर सेम बट there is a minute difference between type of disorder, it's recessive disorder and it's dominant disorder, then what happens? इस केस में ये जो होमोजाइगस डोमिनेंट का केस आ रहा है, that will be normal, while in the second case when one allele is dominant, then ये जो आपको होमोजाइगस डोमिनेंट का केस दिख रहा है, क्या ये अफेक्टेड होगा? हाँ होगा अफेक्टेड, ठीक है। ये क्या होगा? बिल्कुल होगा अफेक्टेड। वाई? इसलिए अफेक्टेड होगा क्योंकि ये डोमिनेट करेगा ना इसके ऊपर, बोलेगा भाई तुम्हारी क्या औकात है मेरे सामने, इस स्मॉल ए को बोलेगा कैपिटल ए, ये भी अफेक्टेड हो जाएगा। ये कैसा था? नॉर्मल है, ये छोटा वाला बेचारा दबा हुआ है अभी, है तो ये खराब जीन स्मॉल ए जो है, लेकिन ये बड़ा वाला बोलेगा भाई कोई बात नहीं, मैं ना मदद करता हूँ, इसको सप्रेस कर देगा ये। phenotypically it's normal but phenotypically it's completely affected. Phenotypically it's normal but phenotypically it's affected. लास्ट केस में यहाँ पे एक ही को बीमारी होगी, एक ही अफेक्टेड होगा फेनोटिपिकली। क्या लिखा था मैंने कल आपको थैलेसीमिया पढ़ाते वक्त? जब हम क्या करते हैं, थैलेसीमिया का केस देखना स्टार्ट करते हैं, वहां पे दोनों पेरेंट्स को हेटेरोजाइगस होना जरूरी है अगर कोई बच्चा अफेक्टेड होना है तो। याद आया? यस और नो? यस कल मैंने यही स्टेटमेंट लिखा था ना, बिल्कुल Yes, क्रिस्टल क्लियर हो गया आपको? यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो मैंने हॉरिबल वाला केस बना दिया आपके पास कि दोनों, इसको भी मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है, मेल को भी फीमेल को भी है, ठीक है। एक को ही बिठाइए ना, एक को ही अगर हम कैपिटल ए स्मॉल ए और दूसरे को स्मॉल ए कितने भी पनेट्स पर सारी प्रोबेबिलिटी बनाइए, बट अफेक्टेड बच्चों को प्रोड्यूस करने के लिए काफी है। व्हाई? बिकॉज इट्स डोमिनेंट ऑटोसोम लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर। क्या है ये? ऑटोसोम लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ ऑटोसोम लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर, ठीक है। मैंने आपको कलर ब्लाइंडनेस सिखाया, रिसेसिव था, गुड लक था वहां पे पेरेंट्स का, पता नहीं चलता वो दूसरी बात है। हीमोफीलिया मैंने आपको बताया, वो भी क्या था? रिसेसिव डिसऑर्डर था। अब आपको क्या करेगा, ऑप्शंस बनाए जाएंगे। हाँ, मैंने आपको थैलेसीमिया सिखाया, ये भी क्या था? रिसेसिव डिसऑर्डर था, ठीक है। 3 के साथ ये चौथा रहेगा ऑप्शन में, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। अब कुछ पढ़िए तब तो ठीक है, नहीं तो जाके वहां पे राम भरोसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करते रहिए मैट्रिक एग्जाम में, उसके लिए तो नेगेटिव मार्किंग भी है ना। तो 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे जहां पे आपको ऑड आउट करना है। कई बार क्या होता है, आपको ऐसे भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्या बोल रही हूँ मैं, आपको क्वेश्चन दिखेगा, लिखा रहेगा सिलेक्ट द ऑड ऑप्शन, रीजन नहीं पूछ रहा है, सीधा लिख रहा है सिलेक्ट द ऑड ऑप्शन, दे दिया इसने। मैम ऑड ऑप्शन जब ये, हाँ बोलिए। मैम वॉइस कम आ रहा है एक्चुअली, फिर से ज्वाइन कर रहा हूँ। बाकी बच्चों को जा रही है वॉइस? यस यस मैम। मैम। Yes, ma'am. अच्छा चलिए ठीक, उसको कनेक्ट हो जाने दीजिए, हो ही रही है, 1 मिनट लगेगा। आज देखिए, आज ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये जब मैं इस पर नहीं पढ़ा रही तब ये बहुत अच्छा, एक बार भी ब्लिंक नहीं किया ये तब से, है ना। और कल मैं पढ़ा रही थी तो इसके 1000 नखरे थे, ये अप डाउन पता नहीं, इसने दिमाग खराब करके रख दिया। आज सही काम कर रहा है, ये एक बार भी नहीं ब्लिंक किया इसने। देखिए ऑप्शंस में लिख देती हूँ तब तक, नहीं तो फिर भी ना बोली कि मैम मेरा छूट गया, फिर से बताइए। ऑप्शंस लिख रही हूँ बस मैं, जैसे उन सबको मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे 4 ऑप्शन बना देती हूँ, ठीक है। चलिए 4 ऑप्शंस में पहला वही सारे ऑप्शन है, मैंने लिख दिया यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, थैलेसीमिया, ठीक है। फिर मैंने क्या लिख दिया, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, ठीक है। फिर क्या लिख दिया मैंने इसमें, यहाँ पे एक और हीमोफीलिया मान लीजिए लिख दिया, हीमोफीलिया लिख दिया, क्या लिख दिया, हीमोफीलिया लिख दिया, ठीक है।
क्या है और ऑप्शन इसमें? मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। मायोटोनिक। हाँ देखिए, अब आप लोग सब एक साथ बोलेंगे कि द आंसर विल बी मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, है ना? क्यों? यस। ये रिसेसिव डिसऑर्डर, ऑल आर ऑटोसोम लिंक्ड डिसऑर्डर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मतलब एक जो है ये कलर ब्लाइंडनेस, ये क्या है? सिर्फ सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, ठीक है। लेकिन डोमिनेंट की जब हम लोग बात करें यहाँ पे, तो डोमिनेंट कौन सा डिसऑर्डर यहाँ पे आ रहा है? मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी आ रहा है। कौन सा आ रहा है? मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी आ रहा है, ठीक है। अब अगर आपको बोले सिलेक्ट द ऑड ऑप्शन रिगार्डिंग, अभी क्वेश्चन बदल के देखिए, मैं आंसर बदल देती हूँ। सिलेक्ट द ऑड ऑप्शन रिगार्डिंग, मान लीजिए जब मैंने लिखा था यहाँ पे सिलेक्ट द ऑड ऑप्शन रिगार्डिंग डोमिनेंट एंड रिसेसिव, तब आंसर क्या हो गया? तब आंसर जो आप अभी दे रहे हैं ये हो गया। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन बदल दूं, सेलेक्ट द ऑड ऑप्शन रिगार्डिंग सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोम लिंक, तब क्या हो जाएगा आंसर? अब सोचिए आंसर क्या हो? यस, वेरी गुड। तब क्या होगा? ये कलर ब्लाइंडनेस जो जाएगा ना, हेमोफीलिया भी तो सेक्स लिंक्ड है। हाँ हाँ, 2 हो जाएगा यहाँ पे। और इसके आपको यहाँ पे क्या किए जाएंगे? सब ऑप्शंस बनाए जाएंगे। इसके क्या किए जाएंगे आपको? सब ऑप्शंस, क्योंकि यहाँ पे रेशियो 50-50% का आ रहा है। सब ऑप्शंस देखिए, मान लीजिए मैंने 4 और सब ऑप्शन बनाए, ए बी सी एंड डी, ठीक है। तब यहाँ पे आपने लिखा ए एंड बी, ए एंड डी, मान लीजिए सही ऑप्शन आपने फर्स्ट लिख दिया। फिर आपने लिखा ए एंड बी, फिर आपने क्या लिखा यहाँ पे? सी एंड डी, फिर आपने क्या लिखा? फिर आपने यहाँ पे लिखा ओनली ए, ठीक है। तो दो जो डिसऑर्डर है यहाँ पे, एक कलर ब्लाइंडनेस है और एक हीमोफीलिया है। ये क्या है? ये दोनों सेक्स लिंक्ड हैं और ये दोनों क्या है? ऑटोसोमल। अच्छा, अब सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल में क्या फर्क है? क्रिस्टल क्लियर है सारे बच्चों को? इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को, है ना? सारी चीजें जो मेरे सारे टर्म्स हैं जो अब मैं पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, आपको बात मेरी समझ आ रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो मैं स्टार्ट करूंगी वो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी से, कैसे आज क्री डू चैट सिंड्रोम जो है तो वो आपने उसके क्वेश्चंस तैयार किए, प्लस जो डिटेल्स है मुझे नहीं लगता उसमें किसी बच्चे को अब कोई डाउट होगा। उसी तरीके से मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी के रिगार्डिंग कि कैसे डोमिनेंट है एंड हाउ इट कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन, ठीक है। तो इसका जो केस है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का, इसको मैं डिटेल से आपको बताना स्टार्ट करूंगी। डिटेल का मतलब अभी ऐसा नहीं कि मैंने ये बता दिया तो कहानी ओवर हो गई, ठीक है। क्या होता है, कौन सा क्रोमोसोम अफेक्टेड होता है, कैसे एक्सप्रेस करता है, क्या लक्षण होते हैं, कौन से सिम्टम्स होते हैं, क्या सिंड्रोम होता है, कैसे ये हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो मैं आपको बताना स्टार्ट करूंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये क्वेश्चंस जो हैं ये मैंने 6 लिखे थे। हाँ, एक क्वेश्चन मिसिंग था तो मैं ऐसे लिख देती हूँ, आखिरी क्वेश्चन जो अभी मैंने बोला है। या इसी टॉपिक का कोई और क्वेश्चन किसी को आ रहा हो बोल दीजिए। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का अगले दिन ही 10 करेंगे, अभी मैं नहीं दे रही गिवन एग्जांपल ऑफ क्या बोला जाता है, डोमिनेंट डिसऑर्डर या ऑटोसोमलिक डोमिनेंट डिसऑर्डर, ऐसा मैं कुछ नहीं। इसी टॉपिक का एक और क्वेश्चन बोल दीजिए अगर किसी बच्चे को लगता है कोई क्वेश्चन बन रहा है। मैं इसका पीडीएफ कर देती हूँ सामने आपके, ये देखिए। देखिए एक मैं लिख देती हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए, एक और चीज है यहाँ पे, ये जो क्री डू चैट सिंड्रोम है, ठीक है, या फिर इसको लिख लीजिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसलोकेशन। मैं समझा देती हूँ हिंदी में, मैंने लिखा तो है यहाँ पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ट्रांसलोकेशन का मतलब है कि क्रोमोसोम जो है, एक रफ वर्क देखिए, ये जो क्रोमोसोम है, ठीक है। अब मान लीजिए ये 5वें नंबर का ही क्रोमोसोम है, इसमें इसको ऐसा नॉर्मल होना चाहिए। मान लीजिए कि इसके एक आर्म में, पी आर्म में होता है, ठीक है, वो मैं बताऊंगी आपको। तो मान लीजिए इसमें क्या है, कहीं पे कुछ डिफेक्ट है, कुछ डिलीट हो गया, कुछ ऐड हो गया, कोई भी चीज जब होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। मतलब ये अपनी मर्जी से कुछ क्या कर रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। हाँ, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, व्हाट डू यू
understand by the term translocation. Location. Give an example of a disorder which occurs due to किसकी वजह से? ट्रांसलोकेशन। अब हम लोग ये टॉपिक कर रहे हैं तो यही हो जाएगा। और आपके आसपास आजू बाजू दाएं बाएं इधर उधर जो भी 12th के एग्जामिनिंग स्टूडेंट्स हैं, चाहे नीट प्रिपरेशन वाले, अपने आप को हमेशा उससे कंपेयर करते रहिए कि आप सीख रहे हैं, सही सीख रहे हैं। कुछ अगर मिसिंग है तो वाकई आगे क्लास में बताइए मुझे,